नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो अब तक की कक्षाओं में हमने जो है संसाधन संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का नियोजन और संरक्षण, एजेंडा 21, सर्वसमावेशी विकास, इन कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों ने जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और उसने ये कंसेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो मेरे पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज की हम फिर से कक्षाएं आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको रिपीट करके देखिए, मेरी गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। कोई शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया और आपको उसका अनुमान नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप इंटरनेट की मदद लीजिए, गूगल की मदद लीजिए, वहाँ उसको सर्च कीजिए। और क्या बोलते हैं, आजकल जो है एआई टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, तो आप जेमिनाई, चैट जीपीटी इनका इस्तेमाल करके जो भी मैं अगर कुछ बोल दिया, पढ़ा दिया और आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा वहाँ जा करके आप उस पर उसको सर्च करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ आपको बढ़िया एकदम कंसाइज आंसर मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलें अभी आज की क्लास चालू करें। तो ये कि हमारा नया प्लेटफॉर्म है अध्ययन मंच, हमने इसी महीने इसको चालू किया था, पिछले महीने ही। और आप लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है जिसकी वजह से अभी इसके जो है 400 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सॉरी, सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब हो चुके हैं। आपसे उम्मीद है कि आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, और आगे अभी पढ़ते चलिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली क्लास में आपको संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण जिसमें गांधी जी का क्या विचार है। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास इंसान की पेटी भरने के लिए तो है, सॉरी, पेट भरने के लिए तो है, पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब जरूरतों की पूर्ति की जा सकती है, लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो आज हम पढ़ेंगे फिर संसाधन, संसाधनों में भू संसाधन पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भू संसाधन लिखा हुआ है। पूरा समझेंगे कि भू संसाधन क्या होता है, भूमि उपयोग क्या होते हैं, भू संसाधन निम्नीकरण क्या होता है, ये सब चीज के बारे में अभी पढ़ेंगे। एक मिनट। तो चलिए शुरू करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है भू संसाधन। क्या लिखा हुआ है? भू संसाधन। ये क्या होता है ये खुद ही बता देगा। इसलिए देखो, मैं चाहूं तो आपको जो है यहाँ पीपीटी ओपन कर सकता हूं और बहुत कम शब्द उस पर लिखे होंगे, बड़ी बड़ी हेडलाइन होगी और उससे मैं देख करके वो हेडलाइन समझ करके आपको मैं कुछ बोल दूं, आपको कुछ समझा दूं। एक तो वो तरीका है पढ़ने का। दूसरा, मैं आपको ऑथेंटिक किताब, ओरिजिनल कंटेंट जो आपको पढ़ना चाहिए, जो किताब आपको पढ़नी चाहिए वही किताब मैं आपको यहां आकर के पढ़ा दूं। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है, जो आपको पढ़ना है आप उसे पढ़ें रेदर देन कि मैं अपने मुंह से कुछ बोल दूं, वो उसको पढ़ें, उसको समझें। यहां अगर हमें इस किताब में कुछ समझ में नहीं आता है देन उसको मैं क्या करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये चीज है। तो आप उस चीज पे भी ध्यान देंगे और किताब में जो लिखा हुआ है उसको समझेंगे। ठीक है, तो आप देखिए भू संसाधन लिखा हुआ है। देखो क्या होता है भू संसाधन, कि हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। आर्थिक क्रियाकलाप समझते हो आप क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलाप बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिनसे पैसा या तो आता है या जाता है। जैसे मैं खेती करता हूं तो खेती के माध्यम से मेरे पास, मैं अन्न उत्पादन करता हूं, अन्न उत्पादन को बाजार में बेचता हूं तो उससे मुझे पैसा मिलता है। पैसे से मैं फिर दूसरी अपनी आवश्यकता की जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुएं खरीदता हूं। तो मेरे पास जो पैसा था वो मैंने दूसरी गतिविधियों में लगा दिया। इस प्रकार से पैसे का आना जाना होता रहता है। तो ऐसी सभी गतिविधियां जिनसे पैसा आता है या जाता है इनको कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, भूमि पर ही रहते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं।
और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? भूमि का। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है ये? प्राकृतिक संसाधन। देखो, संसाधनों की परिभाषा के दौरान हमने ये बात जरूर पढ़ी थी कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है। और संसाधन जो है अनियंत्रित तरीके से, या ये कह सकते हैं कि बहुत अपर्याप्त तरीके से, अनंत संसाधन हमें प्रकृति ने नहीं दिए हैं, सीमित दिए हैं। ठीक है। और प्रकृति जो संसाधन होते हैं वो सब संसाधन जो है प्रकृति प्रदत्त नहीं है, उनको हम बनाते हैं अपने अनुकूल, तब वो संसाधन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भूमि जो संसाधन है जो उनकी प्रकृति का है, तो प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, लेकिन वो संसाधन तभी है जब हम उस भूमि का उपयोग करेंगे अपने लिए। ठीक है। तो जब भूमि का हम उपयोग करेंगे अपने लिए, तब वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कोई पहाड़ है, पर्वत है, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत, मतलब उसको संसाधन नहीं मानेंगे, है ना। संसाधन तभी है जब हम उसका उपयोग करते हैं। कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, वो हमारे लिए संसाधन होती है। तो चूंकि ये प्रकृति प्रदत्त हैं, जिनका हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन कहा जा रहा है। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। प्राकृतिक वनस्पति होती है ना, पेड़ पौधे, जंगल होते हैं। वन्य जीव होते हैं, जंगलों में वहां पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनको वन्य जीव कहते हैं। मानव जीवन, हम मनुष्य भी। आर्थिक क्रियाएं, हमारी बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं, जैसे खेती है, उद्योग धंधे हैं, ये सब जमीन पर ही लगते हैं। परिवहन, सड़कें अगर नहीं होंगी तो परिवहन की क्या महत्व रहेगा, साधन कैसे आएंगे जाएंगे। संचार व्यवस्थाएं, मतलब जो हम टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा संचार का मतलब है एक दूसरे से बातचीत के लिए, लंबी दूरी की बातचीत के लिए टेलीफोन आज है। उससे पहले कुछ ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, टेलीफोन, मोबाइल फोन आज है, जो जमीन के माध्यम से जाते थे। तो ऐसी सभी सुविधाएं, संचार व्यवस्था क्या कहते हैं, बातचीत के साधन भूमि पर ही होती हैं। ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? भूमि पर ही। तो इसलिए भूमि क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। परंतु भूमि एक असीमित संसाधन नहीं है। इस पूरे खंड में हमें यह ध्यान रखना है कि भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का उपयोग हम इन सब चीजों के लिए करते हैं, लेकिन भूमि क्या है? असीमित संसाधन। भूमि एक सीमित संसाधन है, असीमित नहीं है, सीमित है। क्या है ये? सीमित है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इतना सा पैराग्राफ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम भूमि पर रहते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका उपयोग हम कई अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए करते हैं, लेकिन ये क्या है? असीमित नहीं है, सीमित है। और उपलब्ध जो भूमि है उसका उपयोग हम अगर सावधानी से, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा लाभदायक होगा। आगे देखते हैं कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, भारत में जो भूमि है उसमें बहुत सारी भू आकृतियां, मतलब भू आकृतियों का मतलब होता है, भू आकृतियां जिन्हें अंग्रेजी में लैंडस्केप कहते हैं। भू आकृतियों का मतलब होता है कोई भूखंड जिसमें कुछ प्रकार की समानताएं, जैसे या तो वो उसमें बहुत दूरी तक जो है ढाल नहीं है ना, जो जमीन ऊबड़ खाबड़ है और बहुत ऊंची है, या कोई ऐसा भूखंड हो सकता है जो निचले स्तर से, समुद्र की सतह के स्तर से थोड़ा और उससे ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो खंड होते हैं इनको भूखंड कहते हैं, भूआकृतियां कहते हैं। तो ऐसी सभी ये जो क्या है? भूआकृतियां, विभिन्न प्रकार की क्या होती है? भूआकृतियां। जैसे पर्वत है, पर्वत को क्यों भूआकृतियां कहेंगे? क्योंकि पर्वत एक ऊंचाई से अधिक की जो भूमि होती है, भूखंड होता है, इसको पर्वत कहते हैं। पठार है, मैदान है, मैदान थोड़े नीचे होते हैं समुद्र तल से, थोड़े से उठे हुए ऊपर। पठार उससे भी ऊंचे होते हैं, और द्वीप समूह जो कि समुद्रों में होते हैं पाए जाते हैं। तो भारत में देखो क्या है, आज गड़बड़ है भाई। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है,
जो कृषि और उद्योगों के लिए विकास के लिए सुविधाजनक होता है। पर्वत भू क्षेत्र के 30% भाग पर है और वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह के लिए सुनिश्चित करते हैं, नदियों का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास यहाँ पर होता है, पर्यटन विकास की अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती हैं और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी के लिए भी क्या होते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र है कितने, 30%, मैदानी क्षेत्र कितने हैं, 43%। तो इस प्रकार से ये जो भूखंड है इनका प्रतिशत देख सकते हैं। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए कि हमने ऊपर देखा कि 43% तो क्या है, ये 43% आपका 43 लिखा हुआ है, ये 43, ठीक है, 43% लिखा हुआ है। ये 43% आपका मैदान है, ठीक है, ये मैदान है। इसके अलावा 30% ये जो है आपका 30%, ये आपका 30% है पर्वत, 30% पर्वत है और ये 27% आपका पठार है। क्या है ये, पठार। ये देखिए, तो मैदान क्या करते हैं, तो मैदान जो है कृषि के लिए भूमि उपलब्ध करवाते हैं और क्या करते हैं, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाते हैं, परिवहन के लिए भूमि उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार से मैदान जो है हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, पर्वत क्या होते हैं, तो पर्वत जो है यहाँ पर्वतों से नदियां आती हैं, तो ये नदियों के लिए महत्वपूर्ण है, नदियों से, ठीक है, नदियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि जल की व्यवस्था मैदान में कहां से पूर्ति होती है, जल की पूर्ति नदियों के माध्यम से ही होगी, ठीक है, नदियों के लिए। और क्या करते हैं, पर्यटन विकास यहाँ पर होता है, अनुकूल पारिस्थितियां यहाँ होती है, तो पारिस्थिति के लिए ये भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और 27% हिस्सा क्या है, पठारी है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा क्या है, पठारी है, ये पठार है। इस क्षेत्र में खनिज है, जीवाश्म ईंधन है और वनों का अपार संचय है। वन है यहाँ पे, खनिज है, ठीक है ना। खनिज क्या होते हैं, जैसे लोहा है, तो लोहा एक खनिज है, लोहा अयस्क जिसको कहते हैं, तो लोहा एक खनिज है। इस प्रकार से बहुत सारे धातु अधातु जो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, जिन वस्तुओं जो वस्तुओं से बने होते हैं, जो वस्तुएं उन धातुओं से अधातुओं से बनी होती हैं, वो सब क्या है, खनिज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा जो भूमि है, मुख्य वो जो भू आकृतियां हैं, तो वो इस प्रकार से हैं, मैदान है, पर्वत है, पठार है। मैदानों में हम कृषि करते हैं और उद्योग धंधे हैं हमारे। पर्वतों में जो है पारिस्थितिकी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, पर्यटन विकास किया जा सकता है, नदियां यहाँ से निकलती हैं। और पठार है, पठार हमारे लिए खनिज है ना, खनिज देते हैं हमारे लिए। और क्या हो सकता है, यहाँ पे ऊर्जा संसाधन हो सकते हैं, यहाँ पर ईंधन हो सकता है, वन यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से ये पठारीय क्षेत्र हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ एक चित्र है, आगे इसका विवरण आएगा तो हम देखेंगे क्या है इसका मतलब। तो अभी हमने ये देखा ऊपर वाले खंड में, ये जो भू संसाधन है, तो भू संसाधन क्या होता है, भू संसाधन का हम कैसे उपयोग करते हैं, और भू संसाधन का हम उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और जो पूरी भूमि है, वो भूमि किन महत्वपूर्ण भूखंडों में बटी हुई है, जिसमें मैदान कितना है, पर्वत कितना है, पठार कितना है। आप किताब खोलिए अपनी और अभी के अभी उसको देखिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है भू उपयोग। हमने देख ली कि भारत में इस प्रकार से भूमि है, कुछ पर्वतीय है, मैदानी है, पठारी है। लेकिन इस पर्वतीय, पठारी, मैदानी जो भूमि है, इसका उपयोग कैसे हो रहा है, भू उपयोग को पढ़ेंगे। तो यहां हम पढ़ेंगे भू उपयोग को। भू उपयोग को आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला उद्देश्य क्या है, वनों के लिए। भू संसाधन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो हमारी पूरे देश की भूमि है, उसका एक हिस्सा तो वनों के लिए है, वन है एक हिस्से में। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, जहां पे कृषि नहीं की जा सकती, जैसे कुछ बंजर भूमि है और कृषि अयोग्य भूमि है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतों के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए। ये किसके लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ठीक है, इमारतें, सड़कें, उद्योग के लिए। दूसरे तरीके से भूमि का उपयोग हम यहाँ करते हैं,
पहला तो वन हो गया, दूसरा क्या हो गया, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि जिसमें सड़क, उद्योग, इमारतें, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तीसरा तीसरा है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य, ये भी कृषि के लिए अयोग्य है। प्रति भूमि के अतिरिक्त, प्रति भूमि क्या होती है, तो प्रति भूमि वे होती है जहां पर 1-2 साल छोड़ करके खेती की जाती है। 1-2 साल छोड़ करके खेती की जाती है, उसको प्रति भूमि कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रति भूमि। तो इसके अलावा प्रति भूमि के अतिरिक्त भी क्या है, कृषि अयोग्य भूमि है। तो ये है जैसे स्थायी चारागाह होते हैं, गांव में होते हैं। गोचर भूमि होती है, गोचर क्या होती है, गायों के चरने के लिए घास वहां उगता रहता है गांव के आसपास। ये पहला होता था, पहले बहुत बड़ा क्षेत्र ये गोचर होता था, स्थायी चारागाह होते थे, अब नहीं है। वृक्ष है, बहुत सारे वृक्ष, फसलें हैं, उपवन है, इनके शुद्ध बोए गए क्षेत्र में ये शामिल नहीं होते हैं, वृक्षों वाला क्षेत्र, चारागाह भूमि। तो ये क्या है, प्रति भूमि नहीं है, लेकिन कृषि के लिए ये भी क्या है, अयोग्य है। तो पहला प्रकार वन है, दूसरा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है, तीसरा यहाँ पर प्रति भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि है। तीसरा आप देखेंगे, आगे देखेंगे तो प्रति भूमि है। प्रति भूमि वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की जा रही है। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए अगर खेती नहीं जा रही तो उसको वर्तमान प्रति भूमि कहते हैं। प्रति भूमि को भी कई भागों में यहाँ पर क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, कई भागों में बांटते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि, पुरातन प्रति भूमि, 1 से 5 कृषि वर्षों से खेती न की गई हो। अगर 1 वर्ष से किसी भूमि पर खेती नहीं की जाती है, खेती की जा सकती है लेकिन नहीं की जा रही है 1 वर्ष से कम समय में, तो उसको वर्तमान प्रति भूमि कहते हैं। और 1 से 5 साल तक अगर खेती नहीं की जा रही है तो उसको पुरातन प्रति भूमि कहते हैं। प्रति भूमि के 2 प्रकार हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। पूरा सकल का मतलब है संपूर्ण। ठीक है, सकल कृषित क्षेत्र कह जाता है। तो एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है जहां पे जमीन, जिस जमीन पर हमने फसलें बोई हैं, ठीक है, वो होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। एक कृषि वर्ष होता है ना, जैसे कृषि वर्ष हमारे यहाँ अप्रैल से अप्रैल तक चलता है। तो कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया गया तो सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। सकल कृषित क्षेत्र की अलग अवधारणा है। ये सकल कृषित क्षेत्र क्या होता है, देखो क्या होता है कि एक ही बोया गया क्षेत्र है। माने मेरे पास अगर 2 बीघा जमीन है, मैं 2 बीघा जमीन में साल में 2 बार अनाज पैदा करता हूं, तो वो 1 बार तो बोया गया क्षेत्र हो गया, तो वो उसको हम काउंट करेंगे तो मेरे पास 2 बीघा बोया जाने वाला क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन मैं अगर 2 बीघा जमीन में 2 बार करता हूं तो फिर वो जमीन का उपयोग मैं 2 बार 2-2 बीघा करके हो गया उसका प्रयोग, तो 4 बीघा हो गया। तो मेरे पास सकल बोया गया जो क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, फिर 4 बीघा आ जाएगा। ठीक है, तो सकल बोया गया क्षेत्र होता है, उसी में हमने एड ऑन कर दिया, उस चीज को जोड़ दिया, उस चीज को कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में क्या हो रहा है कि भू उपयोग किसी इस प्रकार से हो रहा है। एक तो वन भूमि के रूप में मिल रहा है, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है वो देखने को मिल रहा है, तीसरा प्रति भूमि के अतिरिक्त भी अन्य भूमि है उसके रूप में देखने को मिल रहा है, चौथा प्रति भूमि है जिसपे हम जोतते नहीं है, जिसको 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं फिर जोतते हैं, और पांचवा हम बोए गए क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे भारत की जो जमीन है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग अपन करते हैं। तो इसको कहते हैं भू उपयोग। इसको क्या कहते हैं, भू उपयोग। इस प्रकार से क्या हो रहा है, भूमि का उपयोग हो रहा है। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत में भू उपयोग प्रारूप को प्रभावित करती हैं, और प्रारूप कैसा है। प्रारूप का मतलब है पैटर्न, पैटर्न मतलब तरीका, किन किन चीजों में किन किन तरीके से अपन उसको करते हैं, भूमि को उपयोग में लाते हैं। तो यह देखिए, भूपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भूआकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, ये शामिल होती हैं। तो भूपयोग क्या, भूपयोग प्रारूप, अभी हमने भूपयोग देखा, अब इसको देखेंगे कि ये हम उपयोग कर क्यों रहे हैं और किस आधार पर भारत में कर रहे हैं, कौन से चीज में भारत में सर्वाधिक भूपयोग हो रहा है। कृषि के लिए हो रहा है, वनों के लिए हो रहा है,
बंजर हमने छोड़ा है या फिर गैर कृषि कार्य में हो रहा है, किस चीज में हो रहा है। तो दो कारक यहाँ पे प्रभावित करते हैं, दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं इसको। पहला तो भौतिक कारक होते हैं। भौतिक कारक का मतलब है प्रकृति ने कैसा बनाया है भारतीय क्षेत्र को। तो देखिए यहाँ पे भूआकृति प्रभावित करती है। अगर हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, जैसे हमने देखा कि 43% मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र ज्यादा है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्र का उपयोग ज्यादातर किस चीज में होगा, खेती के लिए होगा, खेती के लिए होगा, उद्योगों के लिए होगा, परिवहन के लिए होगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, हमारा भूआकृति भी प्रभावित करती है। अगर मैदानी क्षेत्र ज्यादा है तो यहाँ पे खेती करने की योग्य जमीन भी ज्यादा होगी। जलवायु भी प्रभावित करती है। अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग प्रकार की होती है, तो कृषि का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र तो है लेकिन वहां जो है लंबे समय तक वर्षा होती रहती है, तो वहां पे गेहूं की खेती नहीं की जा सकती लेकिन चावल की खेती की जा सकती है। तो इस प्रकार से जलवायु भी क्या करती है, कृषि पैटर्न को प्रभावित करेगी, तो भूवियोग को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि भौतिक कारकों में भूआकृति कर रही है, जलवायु कर रहे हैं, उसी प्रकार मृदा का प्रकार भी। जैसे हमने सुना होगा कि काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है कि नहीं, तो इसलिए मृदा का प्रकार भी क्या करता है, भूवियोग को प्रभावित करता है। मानवीय कारक भी यहाँ पे प्रभावित करते हैं, जिसमें जनसंख्या घनत्व करता है, प्रौद्योगिकी की क्षमता करती है, संस्कृति करती है, परंपराएं, ये चीजें भी क्या करती है, ये मानवीय कारक हैं। जैसे तकनीकी क्षमता, पहले हम लोग साधारण हलों का प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए, तो होता यह था कि एक दिन में मात्र 2-5 बीघा जमीन ही जोत पाते थे। अब हमने ट्रैक्टर ले आए हैं, तकनीकी क्षमता हमारी बढ़ गई है, अब हम एक ही दिन में 10 बीघा 20 बीघा जमीन जोत लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानवीय कारक हैं जो भूमि प्रयोग को प्रभावित करते हैं, भूपयोग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो भूपयोग प्रारूप में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर वापस से देखो, ये भारत में भूपयोग प्रारूप है। इसको दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, एक तो है भौतिक कारक जिसमें भूआकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार प्रभावित करते हैं। दूसरा है मानवीय कारक, इसमें जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी और संस्कृति भी जो है भूपयोग को प्रभावित करती है, परंपराएं भी भूपयोग को प्रभावित करती है। ठीक है, संस्कृति और परंपराएं क्या होती हैं, संस्कृति मतलब हमारा जीने का तरीका, हम किस प्रकार की विश्वासों को मानते हैं। जैसे कि हमारी संस्कृति में अगर भूमि का उपयोग ज्यादातर खेती के लिए किया जाता रहा है, तो हम भी कहेंगे कि भूमि का उपयोग खेती के लिए ज्यादातर होता रहे, बजाय इसके कि हम बहुत अधिक उद्योग धंधे लगाएं या न लगाएं ये चीज के। तो हमारी संस्कृति भी क्या करती है, भूपयोग को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हमने भूपयोग प्रारूप को देखा। अब देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भूपयोग के आंकड़े उपलब्ध है हमारे पास। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा ऑफिशियल भू क्षेत्र है भारत का, लेकिन 7% के आंकड़े हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ क्षेत्र जो है चाइना के पास है, उसने उस पर कब्जा कर लिया है, और आजाद कश्मीर के हिस्से में भी है कुछ हिस्से का हमने मापन नहीं किया है। तो ऐसे केवल 93% भू क्षेत्र ही है जिसका हमने मापन कर लिया है, तो इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर के अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में क्या है, जानकारी नहीं है। तो हमने देखा अभी कि इस क्षेत्र के बारे में, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग के सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं, तो ये वो क्षेत्र है जहां हमें पता नहीं है कि भू उपयोग कैसा हो रहा है। भूपयोग के दो वृत्त ऊपर दिए गए थे, 1960-61 2014-15 के बीच में, उसमें अंतर बताया गया है। बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों हुआ, ये प्रश्न है। ये प्रश्न है कि भूपयोग जो चित्र ऊपर दिए गए हैं, जिसमें 1960-61 में हम भूमि का उपयोग कैसे करते थे, 2014-15 में हम भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इनके बीच में अंतर बताया गया, और उस अंतर में ये निकल के आया कि निबल या शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, यानी कृषि के अंतर्गत जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, और वनों के अंतर्गत भूमि है, उसमें बहुत सीमित परिवर्तन हुआ है, बहुत ही कम मामूली परिवर्तन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, ये बताना है। अभी देखते हैं क्या है। देखिए आप इस क्षेत्र को,
ये चित्र जो है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से इसको यहां पर प्राप्त किया गया है। सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 यहां पर दिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भूमि का उपयोग 1960-61 में भारत में किया गया था। जैसे ये वन भूमि है तो ये वाला कलर आपका वन भूमि को दर्शाएगा। ये क्या है? वन। यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 18% भूमि वनों के अंतर्गत है। फिर बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है, ये 18%, ये बंजर भूमि है। ठीक है। फिर आप देखेंगे गैर कृषि प्रयोजन के लिए अंतर्गत गैर कृषि कार्यों में इतनी भूमि हो रही है। गैर कृषि कार्यों में जैसा कि हमने देखा अभी, क्या देखा गैर कृषि कार्यों में? उद्योगों का विकास, परिवहन का विकास, ठीक है, उद्योग, परिवहन, ये सारी गतिविधियां क्या होती हैं। और क्या हो सकते हैं? शहरों का विकास, मकान, शहरों मतलब इसमें क्या हो, शहरों का विकास होगा तो मकान बनेंगे, मकान। तो ये क्या हो रहा है, इस चीज में हम कितनी भूमि का उपयोग करते हैं? 4.95% भूमि का उपयोग गैर कृषि, और भी गैर कृषि प्रयोजन हो सकते हैं, उनमें इतना करते हैं। स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, ये जो है चारागाह और गोचर भूमि थी इतनी। ठीक है। विविध वृक्षों, फसलों, उपवनों के अंतर्गत इतना क्षेत्र था, 1%। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसपे कृषि की जा सकती है लेकिन बंजर छोड़ दिए, अभी बंजर छोड़ दिए, तो ये 6% भूमि थी। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति भूमि, यहाँ पे ये 3% क्या है? पहले पुरातन प्रति है, मतलब 1 से 5 वर्ष के बीच में जिस पर हम खेती करते हैं, 1 से 5 वर्ष के लिए वो भूमि छोड़ दी जाती है बिना किसी किए। वो उस पर खेती की जा सकती है लेकिन करते नहीं है। ठीक है। तो पुरातन प्रति भूमि है यहाँ पे। ये वर्तमान प्रति भूमि भी है 3%, पुरातन ये है और ये वर्तमान है। तो इस प्रकार से 6 से 7% भूमि का तो हम कर सकते हैं इस्तेमाल खेती के लिए, लेकिन करते नहीं है। और फिर अंत में निकल के आता है निवल बोया गया क्षेत्र, जो कि है आपका 46%। सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग हम किस चीज में करते हैं? तो निवल बोए गए क्षेत्र के रूप में करते हैं, यानी कृषि के रूप में हम सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर किस चीज में होता है? तो फिर हमने बंजर भूमि छोड़ रखी है, वनों के रूप में होता है। फिर सबसे ज्यादा किस में होता है? वनों के रूप में। ये कब का है? 1960-61 में इस प्रकार से भूमि उपयोग होता था। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। देखो क्या परिवर्तन हुआ है कि ये शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र पहले 40% था, अब घट गया है। अब भूमि खेती के लिए जमीन क्या हो गई है? कम हो गई है। ये कितना घट गया है? 1% के आसपास कुछ घट गया है, 45% रह गया है। इसके अलावा आप देखोगे वनों का क्षेत्र पहले केवल 18% ही था, ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है। ठीक है। और बंजर भूमि जो पहले 18% थी, ये घट करके 5.5% रह गई है, 5.5% रह गई है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि बहुत सारे इसमें आप देख लेना अपनी किताब में, ये चित्र देखना कि किसी और चीज में परिवर्तन हुआ है। ये 8.7% रह गया है। क्या है ये क्षेत्र? 4.95% था। किस चीज में था? ये गैर कृषि क्षेत्र में। तो ये क्या है? बड़ा है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो हम जो बोए गए क्षेत्र की भूमि है वो घटी है, वन क्षेत्र बड़ा है, वन क्षेत्र क्या है? बड़ा है, बंजर भूमि घटी है, और गैर कृषि कार्यों में भूमि का प्रयोग क्या है? बड़ा है, ये बड़ा है। अब यहां आपसे प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न क्या है फिर से देखेंगे उसको। प्रश्न ये है कि इन वर्षों में एक तो बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर भूमि में सीमित परिवर्तन ही क्यों हुआ है? बहुत कम परिवर्तन हुआ है ना। ये देखिए, यहां आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूमि जो बोए गया क्षेत्र था वो 40% से केवल 45% हुई है, और वन क्षेत्र जो 18% था 23%, इसमें सीमित परिवर्तन हुआ है। तो ये क्यों हुआ सीमित परिवर्तन? क्योंकि यहाँ पे जो भूमि 18% भूमि बंजर भूमि के रूप में प्रयोग की जाती थी, ये 18% भूमि क्या थी? बंजर और कृषि अयोग्य भूमि थी, है ना, कृषि अयोग्य भूमि थी। तो इसको हमने वन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। ये वाली भूमि क्या हो गई? ये तो घट गई और ये बढ़ गई, ये वन भूमि बढ़ गई। तो इसमें क्या कर दिया? वनीकरण कर दिया, इसलिए सीमित परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दूसरा दूसरा देखो, दूसरा क्या हो रहा है? उद्योग धंधों में भी प्रयोग के लिए ये भूमि क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले इतनी थी और अब इतनी ज्यादा भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत, जब इस भूमि का उपयोग बढ़ाते हैं तो इस वाली भूमि कम होनी चाहिए, खेती के योग्य भूमि कम होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि इस वाली भूमि में भी हम इसका प्रयोग किया है, बंजर भूमि का उपयोग किया है, या फिर इस बंजर भूमि को हमने क्या कर लिया? खेती योग्य बना लिया है। खेती योग्य क्या कर लिया है?
बना लिया, इस भूमि को भी हमने क्या कर लिया, खेती योग्य बना लिया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमने बंजर भूमि का उपयोग खेती के लिए और बंजर भूमि का उपयोग वनों के लिए किया है, वन भूमि को बढ़ाने के लिए किया है, इसलिए बहुत सीमित परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं। इतना लिख सकते हैं उसके उत्तर में। तो मुझे लगता है ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या और कह रही है किताब। उस मानचित्र के आधार पर ही कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं कि स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे फिर समर्थ होंगे। चारागाह के लिए जो भूमि थी वो उसमें क्या हुई है, कम हुई है, कैसे समर्थ होंगे, ये प्रश्न किया जा रहा है। इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाई है और इस पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। प्रति भूमि कैसी है, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ है, इसलिए वो प्रति छोड़ दी है हमने, वापस से करेंगे। इस पे अगर फसल उगाते हैं तो लागत ज्यादा हो जाती है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको ये क्या 2 बार ही बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो भी भूमि का क्षेत्र है उसके मात्र 54% क्षेत्र पर ही क्या की जाती है, सूचित क्षेत्र, मतलब जितना सूचित है उसका 54% क्षेत्र पर क्या की जाती है, खेती की जा सकती है, इफेक्ट बनता है। तो ये कुछ खास नहीं है, इसको ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन आप पढ़ते जाइए। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, बोया गया जो क्षेत्र है वो भी भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% भूमि पर ही खेती की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है, वन भूमि का ज्यादा प्रतिशत है। यहाँ मैदानी क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, और ये पर्वतीय क्षेत्र भी है। हमने जाना था पहले कि हमारे यहाँ लगभग जो है 43% भूमि तो क्या है, मैदानी, मैदानी है कि नहीं, और 30% भूमि क्या है, पर्वतीय। तो पर्वतीय भूमि ये है, ये पर्वतीय भूमि किन राज्यों में ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, इन क्षेत्रों में होगी। तो यहाँ पे वन क्षेत्रों का विकास होगा, और इसमें क्या होगा, 80, ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे कृषि का विकास होगा। तो पंजाब हरियाणा मैदानी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यहाँ पर 80% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करें। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का क्षेत्र जो है कम है, इसका प्रतिशत कम है। किन राज्यों में, इसी का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में ये कम क्यों है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए। आओ और देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है, अभी इसको समझ लीजिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 कब आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, वनों के अंतर्गत 33% क्षेत्र होना चाहिए, 33%। अभी हमने ऊपर 2 चित्र देखे थे, उन चित्रों में क्या देखा था कि एक में तो 1960-61 में, 1960-61 में जो वन क्षेत्र था वो मात्र 18% के आसपास था। फिर अभी जो है उसमें 2014-15 का डाटा है, तो उसके हिसाब से ये लगभग 21% हो गया। अंतर तो आया, ये बढ़ा तो, लेकिन कम बढ़ा है, 21% ही हुआ है। लेकिन हमने वन नीति बनाई है तो पर्यावरण संतुलन के लिए हमने यहाँ पर 33% क्षेत्र का होना जरूरी है। तो इसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र क्या है, काफी कम है। अभी ये 33% से कम है, 21% ही है। हमें जाना कहाँ है, इस 33% तक। भारत में टोटल जो वन क्षेत्र है वो 33% होना चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलन को बनाया जा सकता है। ठीक है, वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है, इसलिए वन क्षेत्र को भी बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग वनों पर ही निर्भर रहते हैं। भूपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि, ये क्या होती है, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि, ये बंजर भूमि होती है। और देखिए, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये क्या होती है, गैर कृषि प्रयोजन में आई हुई भूमि होती है, ये बंजर भूमि होती है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भूपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं भू संसाधनों का,
तो उसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि अनुपजाऊ भी बन रही है। इसी कारण समाज और पर्यावरण पे क्या हो रहे हैं, आपदा आ रही है। समाज और पर्यावरण में बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं। जैसे हम उद्योग धंधों का अनियंत्रित विकास करते चले जा रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण होता है तो जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन से गर्मी के मौसम बढ़ता है, सर्दी कम होती है, कहीं पर ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है। इस प्रकार का पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो जाता है। तो ये किस लिए हो रहा है, भूमि उपयोग का अंधाधुंध या संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं इसलिए। अब आप देखेंगे कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण क्या है, और भूमि निम्नीकरण और संरक्षण कैसे किया जा सकता है। बस इसको और पढ़ लीजिए, इसके बाद ये क्लास समाप्त कर दूंगा। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं खेती के रूप में। भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। भोजन, मकान, कपड़े, अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग कहां से प्राप्त करते हैं, भू संसाधनों से। मानव क्रियाकलापों के कारण क्या हुआ है, न केवल भूमि का निम्नीकरण हुआ है, मतलब भूमि कमजोर हुई है, निम्नीकृत हुई है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी यहाँ पे क्या हुआ है, बल मिला है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का एक तरीके से कमजोर होना। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। ठीक है, निम्नीकृत है मतलब जिसका उपयोग कृषि के लिए होता था, वनों के लिए होता था, वो अब निम्नीकृत हो चुकी है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। वनों जिसपे पहले वन थे 28% भूमि पे, ये जो 13 करोड़ है उसका 28% भूमि पहले वनों के अंतर्गत थी, जो समाप्त होगी, वन नहीं है हुआ। 56% क्षेत्र जल अपर्दित हो चुका है, लवणीय और क्षारीय हो चुका है वो भूमि। ठीक है, 56%, टोटल जो 13 करोड़ का 56% क्या हो चुका है, जल अपर्दित। यहां पे लवण और क्षारीय जल बढ़ चुका है। जल अपर्दन मतलब जल की मात्रा, सिंचाई की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो भूमि में लवण की मात्रा बढ़ गई, तो अब वो भूमि अनुपजाऊ हो रही है। ऐसा कहां पर, किन राज्यों में ज्यादा देखा जा रहा है, तो पंजाब और हरियाणा। इन राज्यों में बड़े स्तर पर चावल और गेहूं की खेती की जाती है, जिसमें बहुत अधिक सिंचाई की जाती है, सिंचाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तो उससे मृदा की जो है लवणीयता बढ़ रही है, उसकी मृदा की लवणीयता बढ़ रही है। ठीक है, कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भूमि को क्या किया है, निम्नीकरण किया है। खनन ने कैसे निम्नीकृत किया है, हमारे देश में जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो भूमि के उन क्षेत्रों में हैं जहां वन है। अब अगर हमें उन संसाधनों को निकालना है तो बड़े स्तर पर वनों की कटाई की जाती है। जब वनों की कटाई करेंगे तो उस क्षेत्र में, चूंकि वो वन थे, कटाई कर ली तो संसाधन, वन संसाधन का ह्रास हुआ, तो भूमि क्या होगी, निम्नीकृत होगी। ठीक है, तो खनन ने भी इसमें क्या है, प्रमुख भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों का गहरी खाइयां मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन, भूमि निम्नीकरण का, आप देखिए यहां पे ये जो राज्य हैं, ये जो राज्य हैं, कौन से राज्य, ऊपर चले गए, ये राज्य देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों में वनोन्मूलन भूमि क्या हुई है, वन की जो भूमि थी वनोन्मूलन के कारण, वनों की कटाई के कारण निम्नीकृत हो गई है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, पशुओं के द्वारा बहुत ज्यादा उनका भूमि का चारण हो रहा है, इसलिए भूमि क्या हुई है, यहाँ पे निम्नीकृत हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकृत हुई है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से भूमि क्या हुई है, निम्नीकृत हुई है, कमजोर हुई है। जैसे इन राज्यों में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो वनोन्मूलन हुआ है। ठीक है, अति पशुचारण हुआ है कहां पर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। और अधिक सिंचाई के कारण भूमि कमजोर हुई है पंजाब और हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जलाक्रांतता का मतलब है जल बहुत अधिक मात्रा में हम लोग भूमि के ऊपर डाल रहे हैं, मतलब अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं, उसको जलाक्रांतता कहा जाता है। उसके कारण क्या हुआ है, भूमि निम्नीकृत हुई है।
जिससे मृदा में लवणीयता क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है, ये औद्योगिक क्रियाएं भी हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, ठीक है, बर्तन बनाने वाले उद्योग, सेल खड़ी उद्योग, तो इनके कण जब वायुमंडल में जाते हैं, फिर ये वायुमंडल से जमीन पर जम जाते हैं, भूमि पर जम जाते हैं, भूमि पर जम जाते हैं, तो मृदा की जल सोखने की क्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। ये देखिए, पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट, उद्योगों से भी जल जो है बाहर आता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है भूमि और जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। उद्योगों से निकला हुआ जो जल है वो भूमि प्रदूषण के लिए और जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। ठीक है, तो उससे भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकृत हो रही है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके। अब यहाँ पे कैसे ऊपर उपयुक्त समस्याएं, क्योंकि भूमि निम्नीकृत तो हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से हो रही है, ठीक है ना, जलाक्रांतता के कारण हो रही है, वनोन्मूलन के कारण हो रही है, अति पशुचारण के कारण हो रही है। इस प्रकार से ये भूमि निम्नीकरण के कारण है, लेकिन इनको कैसे अब ठीक करें उस पर चर्चा करते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। पहला क्या है, वनोरोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। वनरोपण, अधिक से अधिक वन अगर हम लगाएंगे तो भूमि निम्नीकरण की समस्या कम होगी। चारागाहों का उचित प्रबंधन, बिल्कुल, चारागाहों का, चूंकि वैसे तो अब बहुत विकास कम हो गया है, लेकिन जिन क्षेत्रों में चारागाह हैं, मतलब पशुओं को चराने के लिए जो जमीन है उनका बढ़िया प्रबंधन होना चाहिए, तब भूमि उपयोग जो है उचित हो सकता है। कुछ हद तक मदद कर सकते हैं पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की क्रिया, तो भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ेंगे। ये देखिए, भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं। पहला तो है वनोरोपण, दूसरा है चारागाहों का उचित प्रबंधन। इन चीजों से कुछ हद तक भूमि निम्नीकरण रोका जा सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। ये पेड़ों की एक रक्षक मेखला बना दो, पेड़ लगा दो लाइन से, रक्षक मेखला हो गई। पशुचारण, उनमें पशुचारण नहीं करना है हमको, क्योंकि अगर पशु चढ़ेंगे तो भूमि उगड़ती है तो निम्नीकृत होता है, इसलिए पशुचारण पर क्या करना है, नियंत्रण लगाना है। रेतीले टीलों, रेतीले अगर टीले हैं तो वहां पे कांटेदार झाड़ियां लगा दो, टीलों पे कांटेदार झाड़ियां, जैसे कैक्टस। कैक्टस एक पौधा होता है जो कि राजस्थान में उगता है, वो कांटेदार होता है। अगर रेतीले टीलों पर हम उसको लगाते हैं ना, कहां से आ रही है आवाज यार, रेतीले टीलों पर अगर हम उस कांटेदार वृक्ष को लगाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उस भूमि का जो है निम्नीकरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये रोकथाम के तरीके हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये भूमि प्रदूषण को कम करने के कारण हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे कारण क्या है, समझ लिया। अगर आपको एक बार पर नहीं समझ में आया है, वीडियो को वापस से देखें, पॉज करें, रिपीट करें। फिर भी अगर कोई शब्द ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आया है तो उसको इंटरनेट पर सर्च करें। बाकी का इन सब चीजों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हमारी परीक्षा के लिए, 10वीं की परीक्षा के लिए, उन सभी प्रश्नों का एक PDF लेकर के हम पूरी जब किताब को, अध्याय को पढ़ लेंगे उसके बाद लेकर के आएंगे और फिर सारे प्रश्नों को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस क्लास में मैं आपको ये भी चीज बता देता हूं, ये भी चीज बता देता हूं कि हम किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर पढ़ा रहा हूं कहां से, किताब से, यानी बुक स्टडी कर रहा हूं। मैं आपको बुक स्टडी करवा रहा हूं। बुक स्टडी से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे।
दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं, ये क्लियर होंगे। जब ये चीज हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां से संभावना होती है वो चीज हमारे दिमाग में चली जाएगी, तो मुख्य प्रश्नों पे हम आएंगे। उसके बाद हम कहां आएंगे, मुख्य प्रश्नों पे, मेन क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे आएंगे। और यहां से जब हम फिर इन क्वेश्चन आंसरों को याद कर लेंगे, ठीक है, इनका एक टेस्ट ले लेंगे और इनका रिवीजन करते चलेंगे, तो हमारी तैयारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। हमारी तैयारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो हमारा इस प्रकार का पढ़ने का पैटर्न है, थोड़ा सा लंबा है, डेप्थ है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास पूरा साल है पढ़ने के लिए। हम शॉर्ट में पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने का कोई महत्व नहीं निकलेगा, उस पढ़ाई का आगे के लिए हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए हम डिटेल में पढ़ें, पूरे साल भर पढ़ें, लगातार पढ़ें। समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस से देखें, कुछ शब्द नहीं समझ में आए हैं तो उसको इंटरनेट पर सर्च करें। इतनी मेहनत आप कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सामाजिक विज्ञान में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, और आपका नॉलेज का जो स्तर होगा एक साल के बाद वो दूसरे बच्चों से कहीं अधिक होगा, जो आपकी आगामी परीक्षाएं, जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी उपयोगी होगा। ठीक है, थैंक यू।